हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर। आज हम एलएलबी फर्स्ट ईयर पेपर 1.5 एनवायरमेंटल लॉ अर्थात पर्यावरण विधि विषय पर चर्चा करेंगे। एनवायरमेंटल लॉ अर्थात पर्यावरण विधि के अंतर्गत हमारे द्वारा पूर्व के व्याख्यानों में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 अर्थात पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का अध्ययन किया जा चुका है तथा पूर्व के व्याख्यानों में ही हमारे द्वारा द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 का अध्ययन प्रारंभ किया जा चुका है। द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 के अंतर्गत कुल 8 अध्याय और 64 सेक्शंस हैं, जिसके अंतर्गत हमारे द्वारा पूर्व के व्याख्यानों में अध्याय 1 से लेकर अध्याय 4 तक विस्तृत चर्चा की जा चुकी है और हमारे द्वारा इन अध्यायों की धाराओं, जिसमें धारा 1 से लेकर धारा 18 तक का अध्ययन किया जा चुका है। आज हम अध्याय 5, जिसका शीर्षक है जल प्रदूषण का निवारण तथा नियंत्रण, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन, इसके अंतर्गत हमारे द्वारा धारा 19 से लेकर धारा 33A तक का अध्ययन किया जाना है। अध्ययन और सुविधा की दृष्टि से हमारे द्वारा इस अध्याय को 2 भागों में विभाजित कर अध्ययन किया जाना है। भाग 1 धारा 19 से लेकर धारा 25, भाग 2 धारा 26 से लेकर धारा 33A तक। अध्याय 5 के अंतर्गत जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण के संबंध में विभिन्न प्रावधान बताए गए हैं, जिसमें नमूना लेना, नमूनों का विश्लेषण करना, उसकी रिपोर्ट तैयार कर भेजना, किसी परिसर में प्रवेश करना, वहां निरीक्षण करना, किसी स्थान या उस स्थान के भारसाधक अधिकारी की तलाशी लेना, प्रदूषण प्रदूषण पदार्थ के व्ययन हेतु सरिता या कुएं का उपयोग निषिद्ध करना, अपील, पुनरीक्षण और आपात उपाय करने संबंधी प्रावधानों के बारे में अध्याय 5 के अंतर्गत बताया गया है, जिसकी चर्चा हम आज प्रारंभ करने जा रहे हैं। सबसे पहले है भाग भाग 1, जिसके अंतर्गत धारा 19 से लेकर धारा 25 तक अध्ययन किया जाना है और भाग 2 धारा 26 से लेकर धारा 33 क या 33A का अध्ययन किया जाना है। सबसे पहले है भाग 1, जिसके अंतर्गत हम धारा 19 से लेकर धारा 25 तक का अध्ययन करेंगे। अब है सबसे पहले धारा 19। इसके अंतर्गत राज्य सरकार की इस अधिनियम के लागू होने को कतिपय क्षेत्र तक निर्बंधित करने की शक्ति के बारे में बताया गया है। पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू रेस्ट्रिक्ट द एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट टू सर्टेन एरियाज। इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य बोर्ड के परामर्श से या उसके सिफारिश पर राज्य सरकार की यह राय बनती है कि इस अधिनियम के उपबंध संपूर्ण राज्य में लागू होने को आवश्यक नहीं है, तो वह राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों तक इस अधिनियम के
लागू होने से निर्बंधित कर सकते हैं। अर्थात इस धारा में राज्य सरकार को यह शक्ति प्राप्त है कि वह राज्य बोर्ड से परामर्श कर किसी क्षेत्र को इस अधिनियम के प्रावधानों से मुक्त कर सके। किसी क्षेत्र विशेष को मुक्त करने के लिए उस क्षेत्र के बारे में शासकीय राजपत्र में अधिसूचना जारी कर सूचित किया जाएगा। इस धारा में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जल प्रदूषण और निवारण और नियंत्रण क्षेत्र को निम्न पद्धतियों या शीर्षकों के अंतर्गत अभिव्यक्त किया जा सकता है। पहला, मानचित्र के द्वारा। दूसरा, जल शेड की रेखा के द्वारा। तीसरा, किसी जिले की सीमा के द्वारा। चौथा, अंशतः एक पद्धति और अंशतः किसी अन्य पद्धति के द्वारा। अब है धारा 20, जानकारी अभिप्राप्त करने की शक्ति, पावर टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। राज्य बोर्ड या उसके द्वारा इस हेतु सक्षम कोई अधिकारी किसी क्षेत्र का सर्वेक्षण कर सकेगा और ऐसे क्षेत्र में किसी नदी या कुएं के प्रवाह तथा अन्य विशेषताओं को नाप सकेगा और अभिलेख रख सकेगा। राज्य बोर्ड या उसके द्वारा इस निमित्त सक्षम किसी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह किसी उद्योग को जो परिसर से मल या व्यावसायिक बहिस्राव निस्सरित कर रहा हो एवं यह किसी नदी या कुएं में मिल रहा हो तो वह उस व्यक्ति या संस्थान को तत्काल निर्देश जारी कर सकता है। अर्थात इस धारा में राज्य बोर्ड को यह शक्ति प्राप्त है कि वह इस अधिनियम के कृत्यों के पालन करने में अपने आप को समर्थ बनाने के उद्देश्य से निम्न जानकारियां प्राप्त कर सकता है। पहला, किसी सरिता या कुएं में मल या व्यावसायिक बहिस्राव के निस्सारण के संबंध में। दूसरा, किसी क्षेत्र में वर्षा के माप और अभिलेखन की कार्रवाई के संबंध में। तीसरा, किसी क्षेत्र विशेष के सर्वेक्षण के संबंध में। चौथा, अन्य कार्रवाई के संबंध में। अब है धारा 21, बहिस्रावों के नमूने लेने की शक्ति और उसके संबंध में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया। राज्य बोर्ड या उसके द्वारा इस निमित्त सशक्त किसी अधिकारी को यह शक्ति होगी कि वह किसी भी नदी या कुएं के जलमल अथवा व्यावसायिक तत्वों के जो किसी संयंत्र या किसी स्थान से निकल रहा हो नमूने ले सकता है। यह धारा जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण के संबंध में महत्वपूर्ण प्रावधान बताती है, क्योंकि किसी जल में प्रदूषण है या नहीं यह बात उस जल के नमूने के द्वारा ही निर्धारित की जा सकती है। नमूने के संबंध में इस धारा को समझने के लिए हमारे द्वारा कई शीर्षकों पर अध्ययन किया जा सकता है, जैसे कि नमूना लेने के लिए कौन व्यक्ति सक्षम है। इस धारा के अनुसार नमूना लेने के लिए राज्य बोर्ड या उसके द्वारा इस कार्य के लिए सशक्त किया गया कोई अधिकारी नमूना लेने के लिए सक्षम है। अर्थात राज्य बोर्ड या उसके द्वारा नियमित सशक्त अधिकारी के द्वारा ही नमूना लिया जा सकेगा। अब है नमूना कहाँ से लिया जा सकेगा। इस धारा के अनुसार नमूना किसी क्षेत्र की सरिता या कुएं से या किसी संयंत्र या जलयान या किसी स्थान से जहां से वह
सरिता या कुएं का जल या मल या व्यावसायिक बहिस्राव जा रहा है। अब है नमूना लेने के लिए क्या प्रक्रिया या क्या विधि प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। उस स्थान के अधिभोगी या उसके एजेंट को इस आशय की सूचना लिखित रूप में दी जाएगी कि उस स्थान का नमूना विश्लेषण के प्रयोजन के लिए लिया जा रहा है। उस स्थान के अधिभोगी या उसके एजेंट के समक्ष दो भागों में नमूने को विभाजित किया जाना चाहिए। प्रत्येक भाग को अलग अलग पात्रों में या कंटेनर्स में रखवाया जाएगा। प्रत्येक पात्र को चिन्हित और सीलबंद किया जाएगा। प्रत्येक पात्र पर नमूना लेने वाला व्यक्ति और उस स्थान का अधिभोगी या उसका एजेंट जिसके सामने वह चिन्हित या सीलबंद किया गया है, दोनों पक्षकारों के द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा, अर्थात उस पात्र पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। एक पात्र को तुरंत उस क्षेत्र की बोर्ड द्वारा धारा 16 या 17 के अंतर्गत स्थापित की गई या मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में भेजा जाएगा और दूसरे पात्र को अधिभोगी या उसके एजेंट के अनुरोध पर धारा 51 या 52 के अधीन स्थापित या विनिर्दिष्ट प्रयोगशाला में भेजा जाएगा। अब बात यह आती है कि यदि अधिभोगी या उसके एजेंट अनुपस्थित रहें तो क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। यहाँ यह स्पष्ट है कि यदि नमूना लेने की लिखित सूचना की तामील के बाद भी यदि अधिभोगी या उसका एजेंट नमूना लेते समय जानबूझकर उपस्थित नहीं होता है या अनुपस्थित रहता है तो नमूना उसकी अनुपस्थिति में लिया जा सकेगा। ऐसी परिस्थिति में नमूना लेने वाला अपने हस्ताक्षर करते समय यह लिखेगा कि नमूना अधिभोगी या उसके एजेंट की अनुपस्थिति में लिया गया है तथा वह सूचना देने के उपरांत भी जानबूझकर अनुपस्थित रहा है। अब है नमूने के विश्लेषणों का खर्चा कौन वहन करेगा। नमूने का विश्लेषण कराने के खर्चे अधिभोगी या उसके एजेंट के द्वारा वहन किए जाएंगे। यदि वह इन खर्चों के भुगतान में या खर्चों के भुगतान को करने में चूक करता है तो इन्हें भू राजस्व या लोक मांग की बकाया की राशि की तरह वसूल किया जा सकेगा। और अब यह है कि नमूने के विश्लेषण का साक्षिक मूल्य क्या होगा। इस धारा के अनुसार किसी नमूने के किसी विश्लेषण का परिणाम उसकी विधिक कार्रवाई के साक्ष्य रूप में तभी ग्राह्य होगा जब वह निर्धारित विधि प्रक्रिया के अनुसार नमूने को लेकर विश्लेषण कराया गया हो। अब है धारा 22। धारा 21 के अधीन लिए गए नमूनों के विश्लेषण के परिणाम की रिपोर्ट। Reports of the result of analysis on samples taken under section 21, जहां किसी मल या व्यावसायिक बहिस्राव का नमूना यथास्थिति केंद्रीय या राज्य बोर्ड के द्वारा स्थापित या मान्यता प्राप्त या प्रयोगशाला को विश्लेषण के लिए भेजा गया है, वहां बोर्ड विश्लेषक नमूने का विश्लेषण करेगा और विहित प्रारूप में ऐसे विश्लेषण के परिणाम की रिपोर्ट 3 प्रतियों में राज्य या केंद्रीय बोर्ड को भेजेगा। अर्थात इस धारा में स्पष्ट किया गया है कि जो नमूना
धारा 21 में विश्लेषण के लिए भेजा गया है उसकी रिपोर्ट कौन और कैसे तैयार करेगा तथा रिपोर्ट की प्रतियां कहां कहां भेजी जाएगी। इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि नमूने का विश्लेषण कौन करेगा। केंद्रीय बोर्ड या राज्य बोर्ड के द्वारा स्थापित या मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला को जब धारा 21 के अधीन नमूना विश्लेषण के हेतु भेजा गया है तो उसका विश्लेषण धारा 53 के अधीन निम्न व्यक्ति कर सकेंगे। पहला, सरकारी विश्लेषक। दूसरा, बोर्ड विश्लेषक। अब है नमूने का विश्लेषण की रिपोर्ट किस प्रारूप में तैयार की जाएगी। नमूने की विश्लेषण की रिपोर्ट विहित प्रारूप में 3 प्रतियों में तैयार की जाएगी। अब है कि रिपोर्ट कहाँ कहाँ भेजी जाएगी या रिपोर्ट की प्रतियां कहाँ कहाँ भेजी जाती है। नमूने के विश्लेषण की विहित प्रारूप में तैयार की गई रिपोर्ट की 3 प्रतियां। पहली, एक प्रति केंद्र सरकार या राज्य बोर्ड के पास भेजी जाएगी। दूसरी, उस स्थान के अधिभोगी या उसके एजेंट को भेजी जाएगी जहां से वह नमूना विश्लेषण हेतु लिया गया है। और तीसरी तीसरी प्रति उस न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए रखी जाएगी जहां उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई या कोई विधिक कार्रवाई की जानी है। अतः स्पष्ट है, यदि नमूने का दूसरा पात्र केंद्रीय जल प्रयोगशाला या राज्य जल प्रयोगशाला को विश्लेषण हेतु भेजा गया था तो ऐसी प्रयोगशाला के विश्लेषण का परिणाम यदि पूर्व प्रयोगशाला के परिणाम से भिन्न पाए जाते हैं वहां केंद्रीय जल या राज्य जल प्रयोगशाला की रिपोर्ट अधिभावी मानी जाएगी। अब है धारा 23, प्रवेश और निरीक्षण की शक्ति। पावर ऑफ एंट्री एंड इंस्पेक्शन। राज्य बोर्ड या उसके द्वारा इस निमित्त सशक्त किसी व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी समय ऐसे सहायता से जो वह आवश्यक समझे उसे सौंपे गए बोर्ड के कार्यों में से किसी का पालन करने के प्रयोजन से किसी भी स्थान में प्रवेश और निरीक्षण कर सकेगा। जैसे किसी संयंत्र, अभिलेख, रजिस्टर, दस्तावेज या किसी अन्य सारवान पदार्थ की जांच के प्रयोजन से। और इस प्रकार के निरीक्षण के कार्य के अंतर्गत तलाशी और अभिग्रहण के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 94 या 94 के प्रावधान लागू होंगे। अब है धारा 24, प्रदूषक पदार्थ आदि के व्ययन के लिए सरिता या कुएं के उपयोग पर प्रतिषेध। इस धारा के अंतर्गत राज्य बोर्ड यह सुनिश्चित कराएगा कि कोई भी व्यक्ति जानबूझकर किसी विषाक्त या प्रदूषक पदार्थ को जो कि मानकों के अनुरूप न हो किसी भी नदी, कुएं या सार्वजनिक जल स्रोत में नहीं छोड़ सकेगा। अर्थात इस धारा के अंतर्गत बताया गया है कि प्रदूषित पदार्थों के व्ययन से सरिता, कुएं, सार्वजनिक जल स्रोतों, भूमि इत्यादि को संरक्षित किया गया है। उपरोक्त स्थानों पर कोई भी व्यक्ति जानबूझकर प्रदूषित पदार्थों का व्ययन नहीं कर सकेगा और ना ही उन्हें उन स्थानों पर ऐसे प्रदूषित पदार्थों को करने की इजाजत दी जाएगी। अर्थात इन स्थानों पर विषाक्त पदार्थ, अपहानिकारक पदार्थ या
प्रदूषित पदार्थ जो कि निर्धारित मानकों के अनुसार नहीं है, उन्हें व्ययन करने की अनुमति किसी भी व्यक्ति को प्रदान नहीं की जा सकेगी। और इस धारा की उपधारा 2 में यह स्पष्ट किया गया है कि कोई व्यक्ति निम्न कार्य यदि करता है तो उसे अपराध का दोषी नहीं माना जाएगा, जिसमें है सरिता के आसपास कोई भवन, पुल, बांध, जल कपाट, डाक, नाली, मल नाली, बंकसार या अन्य स्थायी कार्य को करना या उसमें सुधार करना या उनका विकास करना या उन्हें बनाए रखना या भूमि को ठीक करने या किसी सरिता को सहारा देने के लिए या मरम्मत के लिए कोई सामग्री बहाना, किसी सरिता में रेत या कंकड़ या अन्य प्राकृतिक निक्षेप को पुनः लाकर रखना जो प्रवाहित हो गया हो, या किसी कुएं, ताल या जल भाप में कोई रेत, कंकड़ या निक्षेप को राज्य बोर्ड की सहमति से सरिता में प्रवेश कराना या प्रवेश कराने देना इत्यादि कार्य इस धारा के अंतर्गत अपराध इस उपधारा के अंतर्गत अपराध नहीं माने गए हैं। अब है धारा 25 नए निकासों और नए निस्सरणों पर निर्बंधन। राज्य बोर्ड ये सुनिश्चित कराए कि उसके पूर्ण सहमति के बिना कोई भी व्यक्ति या कोई भी ऐसा उद्योग, संक्रिया, प्रक्रिया या ऐसी कोई अभिक्रिया और व्ययन प्रणाली उसमें विस्तार या परिवर्तन न तो स्थापित करेगा और न ही स्थापित करने की कोई कार्यवाही करेगा। अर्थात इस धारा में किसी मल या व्यावसायिक बहिस्राव के निकासों या निस्सरण के लिए किसी व्यक्ति पर यह प्रतिबंध आरोपित किया गया है कि वह कोई नया निकास या निस्सारण का स्थान बनाने से पूर्व राज्य बोर्ड की अनुमति लें और किसी सरिता या कुएं या मल नल या भूमि पर मल या व्यावसायिक बहिस्राव वाले नए उद्योग या प्रक्रिया स्थापित करने या उसका विस्तार करने से पूर्व राज्य बोर्ड की अनुमति लेना आवश्यक है। राज्य बोर्ड से सहमति किस प्रकार ली जाएगी या उसकी प्रक्रिया क्या होगी? राज्य बोर्ड से सहमति लेने की प्रक्रिया राज्य बोर्ड को विहित फीस के साथ विहित प्रारूप में आवेदन करना होगा। प्रार्थी को राज्य बोर्ड को विहित फीस के साथ विहित प्रारूप में आवेदन करना होगा। राज्य बोर्ड आवेदन प्राप्त करने के बाद ऐसी जांच करेगा जो कि आवश्यक हो। राज्य बोर्ड सहमति देते समय आवश्यक शर्तें लगा सकेगा। राज्य बोर्ड लिखित कारण दर्शाते हुए सहमति देने से इनकार भी कर सकता है। यदि सहमति से पूर्व कोई उद्योग या प्रक्रिया स्थापित कर दी गई है तो वहां शर्तों को लगाते हुए नोटिस जारी किया जाएगा। राज्य बोर्ड उस भूमि या परिसर का एक रजिस्टर रखेगा जिसके संबंध में सहमति दी जानी है तथा उनमें शर्तों का उल्लेख भी किया जाएगा। यदि आवेदन पर सहमति के बारे में मंजूरी या नामंजूरी 4 माह में नहीं दी जा सकी है तो यह समझा जाएगा कि सहमति बिना शर्त के दे दी गई है। इस प्रकार आज हमारे द्वारा अध्याय 5 की धारा
19 से लेकर धारा 25 तक का अध्ययन किया गया या विस्तृत चर्चा की गई। अध्याय 5 को हमारे द्वारा अध्ययन या सुविधा की दृष्टि से दो भागों में विभाजित किया गया है। भाग 1 जो कि धारा 19 से लेकर धारा 25 तक है तथा भाग 2 जो कि धारा 26 से लेकर धारा 33 ए तक है। अर्थात अध्याय 5 धारा 19 से लेकर धारा 33 ए तक की धाराओं से मिलकर बना है। आज हमारे द्वारा भाग 1 धारा 19 से लेकर धारा 25 तक का अध्ययन या विस्तृत चर्चा की गई। अगले व्याख्यान में हम भाग 2 धारा 26 से लेकर धारा 33 ए तक चर्चा करेंगे। धन्यवाद।